में बताया गया है, समझाया गया है, दिखाया गया है। आज हम उन सभी पहलुओं को समझेंगे और आशा करेंगे कि आपके परीक्षाओं में इसमें से जो भी प्रश्न आए, वो चाहे वह आपके एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव हो, तो यह ज़रूरी है कि आप अगर किसी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12वीं तक के सभी इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, इन तीनों बुक को अच्छे तरह से अध्ययन करें। तो आशा करेंगे कि आपको यह वीडियो काफ़ी सहायता प्रदान करे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो अतीत से वर्तमान है, भाग 1, उसका अध्याय 1 आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग की क्या है। देखिए, आज आपका अध्याय 1 जो है दोस्तों, उसमें है क्या? तो उसमें है आपका पहला जो है अध्याय, हमारा अतीत, और इसमें कुछ पाठ का इंट्रोडक्शन दिया है कि हमारा अतीत क्या होता है। आज हम इन सभी पहलुओं को आसानी से समझने का प्रयास करेंगे और आशा करेंगे कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, इसमें क्या समझाया गया है। इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। क्या देता है इतिहास हमें? यानी हमारे बीते हुए समयों की जानकारी हमें किस चीज से प्राप्त होती है? तो इतिहास से प्राप्त होती है। कह रहा है कि अतीत को जानना इसलिए जरूरी है कि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं। देखिए, जब तक हम अपने अतीत को नहीं जानेंगे तब तक हम अपने वर्तमान को अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते हैं। यह पहले के इतिहासकारों का भी कथन है। और अभी की भी अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इस समय में भी हम लोगों को अपने अतीत के बारे में जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक विषय वस्तु बन चुका है। कह रहा है कि और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। देखिए, जब तक हम अपने अतीत के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमारा वर्तमान जो है सिक्योर नहीं हो सकता है। और जब हमारा वर्तमान सिक्योर नहीं हो सकता है तो फिर हमारा भविष्य जो है वह कैसे एक, अगर कहें तो रोशनी की तरफ, या हमारा जो भविष्य है वह एक उज्जवल भविष्य की कामना हम कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो हमें अपने अतीत को जानना एकदम जरूरी है, आवश्यक है। कहा गया है कि इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। मानव समाज की जो सामूहिक स्मृति है वह क्या है दोस्तों? तो इतिहास है। क्या है? इतिहास है। कह रहा है कि यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है तो उसकी हालात वैसे ही है जैसे कि ऐसे व्यक्ति, सॉरी, कह रहा है कि वैसे ही है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी हो। अगर हम अपने इतिहास को नहीं जानते हैं तो फिर इस पृथ्वी पर हम उस याददाश्त गुम हुए व्यक्ति के समान हैं, जैसे पागल जिसको कभी याद नहीं आता है कि मेरा अतीत क्या है। तो चलिए, हम जो अतीत से वर्तमान जो आपका अध्याय 1 है, इसमें हम अतीत से जो आपका है अतीत से वर्तमान, इसमें जो पाठ है 1 से लेकर के 13 तक, उन सभी 13 तक जो पाठ है उसके सभी पाठों को संक्षेपण में समझने का, यानी संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे और आशा करेंगे कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे। तो चलिए जानते हैं क्या कह रहा है। आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है दोस्तों? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी समाज में रहते हैं, यानी जितने भी इस पृथ्वी पर मनुष्य हैं, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह महिला हो, वे सभी किस वर्ग में रहते हैं? तो समाज में रहते हैं। कहा गया कि यह समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश से होकर पूरा, यानी पूरे विश्व तक फैला हुआ है। अर्थात हमारे परिवार से लेकर के पूरे विश्व तक में जितने भी लोग बस रहे हैं वे सभी समाज के एक हिस्से की तरह हैं। आपने पढ़ा होगा कि आज की दुनिया एक वैश्विक गांव है। आज की दुनिया क्या बन चुकी है? तो एक वैश्विक गांव, यानी हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या हमारा समाज सदा ऐसा ही था या इसका धीरे धीरे विकास हुआ? यहाँ पे पूछा गया है कि क्या हमारा जो समाज था बीते हुए समय में सेम जैसे अभी वर्तमान स्थिति में हमारा जो समाज है वैसा ही था, या फिर इसका विकास हुआ धीरे धीरे? तो इस सवाल का जवाब हमें इतिहास से मिलता है। किससे मिलता है? तो हमें हमारे अतीत से मिलता है कि हमारा जो समाज था आज की तरह विकसित था या पहले की भांति अविकसित था। कह रहा है कि आप यह भी जानते होंगे कि इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। देखिए, जो अतीत का स्रोत है वह 2 तरीकों से होता है। एक जो लिखित साक्ष्य के रूप में होता है और दूसरा जो अलिखित साक्ष्य से होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चित्रलिपि या फिर खुदाई के द्वारा प्राप्त जो भी पुरातात्विक वस्तुएं होती हैं उनके द्वारा, जिसे हम चित्रलिपि कह सकते हैं। कह रहा है कि इसके अलावा अतीत का एक काल वह भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं में नहीं मिलती, बल्कि जमीन के नीचे दबे पुराने अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों से मिलती है। जैसे हड़प्पा सभ्यता का काल। हड़प्पा सभ्यता में जो भी साक्ष्य हमें मिले हैं दोस्तों, वे सभी के साक्ष्य जो हैं वह लिखा हुआ तो है लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सकता है।
जिसके कारण से हम उसको किस वर्ग में डाल सकते हैं, तो चित्रलिपि में डाल सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं, यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो यह काल क्या कहलाता है? पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। कौन सा काल? तो जिस की जानकारी हमें पुराने वस्तुओं, अवशेषों या सिक्कों या अभिलेखों से प्राप्त होती है, यह काल क्या कहलाता है? तो पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। कह रहा है कि बहुत से ऐसे समाज भी हैं, विशेषकर कबायली या जनजातीय, हमारे समाज के साथ ही इस युग में भी निवास करते हैं, लेकिन उनका इतिहास कभी लिखा नहीं गया है। उनका इतिहास कभी लिखा नहीं गया है, जिसके कारण हम क्या करते हैं कि उनकी जो पिछली जीवनी है, कहानियों के माध्यम से हम जानते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कहा गया कि उनके बीच जो किंवदंतियां, किस्से, कहानियां, रीति रिवाज प्रचलित हैं, उन्हीं के माध्यम से हम ऐसे समाज का इतिहास जानते हैं। आप लोगों को भी यह ज्ञात होगा कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वे बचपन में हमें कहानियां सुनाते हैं हमारे इतिहास के बारे में। तो ज्यादातर कुछ कहानियां जो है हमें हमारे अतीत के बारे में कहानियों के माध्यम से हमें पता चलता है, और कुछ कहानी जो है लिखित साक्ष्यों के माध्यम से पता चलता है। तो जो लिखित साक्ष्य के माध्यम से चला वह एक ऐतिहासिक स्रोत बन गया। जो अलिखित साक्ष्य के माध्यम से हमें पता चला वह कहानी का एक कहें तो जरिया बन गया। कहानी के माध्यम से हमको पता चला कि तो आपको यह अंदाजा हुआ होगा कि इतिहास को जानने के साधन या स्रोत अनेक और विभिन्न प्रकार के हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इतिहास जो है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके जानने का जो स्रोत है वह विभिन्न प्रकार के हैं। कई स्रोत हैं इतिहास को जानने के लिए। कह रहा है कि इन्हीं तमाम साधनों या स्रोतों के आधार पर इतिहासकार हमें अतीत के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं दोस्तों? तो अतीत के बारे में बताते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसने कैसे साथ मिलकर रहना आरंभ किया, अर्थात यहाँ पे उन सभी पॉइंट्स को दर्शाया गया है जो हमारे पूर्वजों से काफी मिलता जुलता है। क्या कहा गया है कि अतीत की जानकारी हमें किस स्रोत के आधार पर प्राप्त हुई, यानी मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसने कैसे साथ मिलकर रहना आरंभ किया, कैसे अपने जीवन की जरूरतें पूरी की, कैसे शिकार करके और कंदमूल इकट्ठा करके अपना भोजन पाया। अर्थात जो हमारे पूर्वज लोग थे वे कैसे शिकार करते थे, कंदमूल कैसे इकट्ठा करते थे, वे लोग भोजन कैसे करते थे, खेती का काम कैसे करते थे, वे लोग कहाँ निवास करते थे, इन सभी के बारे में जो हमें बताता है वह क्या कहलाता है? तो वह इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह इतिहास कहलाता है। तो चलिए आज हम इसी इतिहास को बारीकी से जानेंगे, और इसी के लिए तो हम वर्ग 6 क्लास से आपका इतिहास जो है पढ़ाना शुरू किए हैं, ताकि आप इतिहास को अच्छे तरीके से समझ सकें। और क्लास 12th तक के सभी इतिहासों को हम बारी बारी से पढ़ने का, आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे अपने जीवन की जरूरतें पूरी की, कैसे शिकार करके और कंदमूल इकट्ठा करके अपना भोजन पाया, कैसे खेती करना सीखा, गुफाओं से निकलकर मकान बनाकर उनमें रहना शुरू किया, कपड़े पहनना आरंभ किया, आग के उपयोग को जाना, औजार हथियार बनाए, दूरस्थ स्थानों तक यात्रा की, सवारी का उपयोग सीखा, व्यापार किया, मुद्रा का उपयोग आरंभ किया, राज्यों और साम्राज्यों का गठन किया, उनका शासन चलाने के लिए नियम कानून बनाए, कैसे साम्राज्य संगठित हुए और धीरे धीरे बिखर गए। हम उन सभी पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे जो हमारे जीवन के तुच्छ क्षणों से लेकर के विस्तृत क्षण तक हमें देखने को मिलता है। अर्थात हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे अंदर विकास कैसे हुआ, हम गुफाओं से निकलकर घरों में कैसे रहना प्रारंभ किए, किसानी का काम कैसे सीखे, कैसे हमने औजार बनाना सीखा, कैसे हमने खेती का काम करना सीखा, कैसे हम व्यापार करना सीखा, इसके साथ साथ साम्राज्य संगठित कैसे किए और फिर वह साम्राज्य बिखर कैसे गया, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर देखिएगा आप, लिखा गया है कि उत्थान और पतन का चक्र किस प्रकार चलता है। देखिए जो आया है वह जाएगा। एक दिन जो है कोई बलवान राजा है तो कोई कमजोर राजा है, फिर उस कमजोर राजा कभी बलवान बनता है और बलवान राजा कभी कमजोर बनता है। तो जो उत्थान और पतन का जो चक्र है वह हमेशा चलते रहता है, अर्थात प्रकृति का जो नियम है हमेशा बदलते रहता है। इन सब बातों की जानकारी आप इतिहास से ही प्राप्त करते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक इसी संबंध में आपको जानकारी प्रदान करेगी। अर्थात जो अभी हम पाठ पढ़ रहे हैं, हमारा अतीत, यह पाठ अध्याय 1 हमें हमारे अतीत से जुड़े सभी प्रश्नों को सॉल्व करने में मदद करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आशा करेंगे कि आपको हम अच्छे तरीके से इस पाठ को समझा सकें। कह रहा कि सबसे पहले आप इतिहास की पृष्ठभूमि अर्थात उसकी बुनियादी बातों को समझेंगे। यानी जब तक हम सबसे बेस जो आधार होता है उसको अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर हम ऊपर के लिखे गए वाक्यों को कैसे समझ पाएंगे। तो सबसे जरूरी है एक छात्र के लिए कि इतिहास के बुनियादी यानी बेसिक चीजों को समझे। कह रहा है किसी भी मानव समूह या समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है। इस विकास में स्थानीय परिस्थितियां, भौगोलिक स्थिति,
पर्यावरण की विशेषताएं, सभी का योगदान होता है। देखिए, जो हमारा विकास होता है ना, उसमें स्थानीय परिस्थितियां का भी योगदान होता है, भौगोलिक स्थिति का भी योगदान होता है, इसके साथ साथ पर्यावरण की सभी विशेषताओं का भी योगदान होता है। हालांकि कभी आपने विचार किया है कि नदी घाटियों में ही आरंभिक सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ? आपने पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल थे वे ज्यादातर नदी के किनारे ही पाए गए। तो हमारे पूर्वज लोग जो थे वे अक्सर नदी के किनारे ही क्यों अपना स्थान, निवास स्थान बनाया करते थे। तो इसी के बारे में यहाँ पे समझाया गया है कि आपने कभी विचार किया है कि नदी घाटियों में ही आरंभिक सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ? आप ध्यान देंगे कि नदियों के किनारे ही उपजाऊ भूमि का बाहुल्य हो था। यहाँ खेती का काम आसान था क्योंकि नदियों के किनारे जो बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी ज्यादा पाई जाती है और वहाँ फसलें जो हैं अच्छी रूप में होती हैं, वहाँ सिंचाई की सुविधाएं अच्छे ढंग से प्राप्त होती हैं। तो इस कारण से हमारे जो पूर्वज लोग थे वे नदी के किनारे, नदी घाटी के किनारे रहना प्रारंभ किए। कह रहा है कि यहाँ खेती का काम आसान था, नदियों के रास्ते व्यापार की भी सुविधाएं थी। ऐसे ही अनेक परिस्थितियां सभ्यता के विकास में सहायक होती हैं। अब कह रहा है कि पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। पर्यावरण किसको प्रभावित करता है मित्रों? तो रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। अगर मौसम जाड़े का हो तो हम सूती वस्त्र पहन करके, एक कमीज पहन करके बाहर नहीं घूम सकते हैं। उसके लिए हमें क्या पहनना पड़ेगा? तो स्वेटर पहनना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से पर्यावरण में मौसम होते हैं उसी प्रकार से हम क्या होते हैं, तो उसके अनुकूल हम लोग ढलते चले जाते हैं। चूंकि अभी आप भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत में कहाँ कहाँ आरंभिक सभ्यताओं का विकास हुआ और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां क्या थी, इसे जानना आपके लिए जरूरी है। यानी जो भारत की सभ्यता शुरुआती दौर में कहाँ कहाँ पे विकास हुआ, उसकी भौगोलिक स्थितियों के बारे में सबसे जरूरी है हमको समझना। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं और ऐसे ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। कह रहा है कि फिर आप कालक्रम के संबंध में जानेंगे। इतिहास की प्रक्रिया बहुत लंबे काल तक फैली हुई है। इतिहास 2 या 4 या 10 या 2 वर्षों या 10 वर्षों की नहीं होती। इतिहास जो है बहुत लंबे प्रक्रिया, बहुत समय पहले से ही शुरू होती है। तरह की सुविधा के लिए हम इसे छोटे छोटे कालों में बांट देते हैं, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास या प्राचीन इतिहास, फिर मध्य इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। यानी हम इतिहास को 3 वर्गों में पढ़ सकते हैं। प्राचीन यानी पुराने समय के इतिहास, जो लोग थे उनके बारे में, फिर मध्यकाल में जो घटनाएं घटित हुई उनकी वेशभूषा, उनके रहन सहन, उनके बारे में, फिर अभी जो हम वर्तमान समय में जो जी रहे हैं, जो हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इस समय में जो हमें सुविधाएं प्राप्त होती हैं, इसके बारे में। चलिए, कह रहा है कि ऐसा क्यों किया जाता है ऐसा क्यों किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, यह आप जानेंगे। यानी हम किस आधार पर इतिहास को बांट देते हैं, ऐसा आखिर क्यों किया जाता है। फिर आप यह भी देखेंगे कि अतीत की जानकारी किन साधनों से प्राप्त करते हैं और तुलनात्मक रूप से इनका क्या महत्व और उपयोगिता है। यानी इतिहास का महत्व क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में। तो इन सभी स्रोतों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे इस पहले अध्याय में। कह रहा है कि तीसरे, देखिए दो अध्याय तक हम लोग जाने। अब तीसरे अध्याय में आपका जो अतीत से वर्तमान है उसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है। कह रहा है कि तीसरे अध्याय में आप मनुष्य के जीवन के उस चरण के बारे में पढ़ेंगे जब वह संगठित हुआ। मनुष्य क्या हुआ? जब एक समाज बनाया। मनुष्य क्या बनाया? जब एक समाज बनाया। तो हम तीसरे अध्याय में किसके बारे में पढ़ेंगे? मनुष्य की सामाजिक स्थिति के बारे में। वह संगठित होकर रहने लगा, अर्थात एक समाज का विकास हुआ। तो कह रहा है कि समाज का विकास तो होने लगा था, मगर सभ्यता की किरण, किसकी किरण दोस्तों? तो सभ्यता की किरण अभी तक नहीं फूटी थी। अर्थात जो मनुष्य थे 2, 4, 5, 10 के गुटों में तो रहते थे, लेकिन उनकी सभ्यताएं नहीं थी। आखिर इन सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ? कह रहा है कि इन मनुष्यों का जीवन सरल था परंतु कठिन भी। जितना सरल उनका जीवन था उतना ही कठिन भी था, क्योंकि उस समय कंदमूल जमा करके या शिकार करके वे अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा गया कि वे जो अपनी जरूरतों को पूरा करते थे, भूख मिटाते थे, किसको जमा करके? तो कंदमूल खा करके, शिकार करके वो अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। लेकिन आज की जो हमारी वर्तमान स्थिति है, देखिए तो क्या हम कंदमूल जमा करते हैं? क्या हम शिकार करके अपना भोजन या जरूरतों को पूरा करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम एक से एक शानदार से शानदार भोजन ग्रहण करते हैं और अच्छे तरीके से। फिर इन्होंने अपनी सुविधाओं के लिए पत्थरों के औजार और हथियार बनाने शुरू किए। तो सबसे पहले औजार किसके बनाए गए? तो पत्थरों के औजार बनाए गए। किसके बनाए गए? पत्थरों के, जो आप पाषाण काल में पढ़ते हैं।
कह रहा है कि अब शायद आपको इनका महत्व आसानी से समझ में नहीं आए, मगर यह मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार था। मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार क्या था दोस्तों? तो पत्थरों के औजार। कह रहा है उसी तरह आग का उपयोग मनुष्य ने सीखा। देखिए, जब धीरे धीरे मनुष्य को सभी चीजों की जरूरत पड़ने लगी, आवश्यकता पड़ने लगी, और धीरे धीरे इन सभी वस्तुओं को मनुष्य ने आविष्कार के रूप में प्राप्त, अगर कहें तो अपने जीवन में प्राप्त करता गया। उसी तरह आग का उपयोग मनुष्य ने सीखा। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन आया। क्योंकि जब तक आग की खोज नहीं हुई थी, तब तक हमारे पूर्वज लोग कच्चे मांस खाते थे, या जो भी मिला करता था उसको बगैर भुने हुए खाते थे। कह रहा है कि अब वह अपना खाना पका कर खाने लगे। जब आग का आविष्कार हो गया, तो जो पूर्वज हमारे थे, आदि मानव, वे लोग क्या करते थे? जो मांस वगैरह खाते थे उसको पका कर खाते थे। खुद को आग से, ठंड से और जानवरों से बचाने लगे। यानी जो वे पहले जो जिन हिंसक जानवरों से जिन मनुष्यों को डर लगता था, अब वह आग के सहारे जानवरों से बचने लगे। उनके जीवन का स्तर पहले से उन्नत हुआ। अब धीरे-धीरे मनुष्य की सभ्यताएँ क्या हो रही हैं? तो विकसित हो रही है। मनुष्य के भीतर जो है विकास की भावना उत्पन्न हो रही है। उसके भीतर थोड़ी-थोड़ी जो समग्र बुद्धि है वह विकसित हो रही है। कहा गया, चौथे अध्याय में क्या कहा गया? कहा गया है कि चौथे अध्याय में आप संगठित समाज की जीवन शैली को समझ सकेंगे। मनुष्य जहाँ निवास स्थान बनाकर रहते हैं, वे धीरे-धीरे एक समाज का निर्माण करते हैं, और वही समाज आगे चल कर के उनकी जीवन शैली बन जाती है। कह रहा है, आगे देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि खेती तो मनुष्य ने सीख ली थी, अब पशुपालन, व्यापार और यातायात में प्रगति आई। यानी धीरे-धीरे मनुष्य जो है पशुपालन करना, व्यापार करना और यातायात भी सीखने लगे थे। स्थिर और सुखी जीवन ने सोच विचार के लिए अवसर प्रदान किया। यानी मनुष्य जो जब अस्थायी रूप से रहने लगे, तो उनके भीतर एक सोच विचार उत्पन्न होने लगे। जीवन के अर्थ और महत्व को समझने समझने, मृत्यु उपरांत जीवन की कल्पना करने की क्षमता बढ़ी। मृतकों के दाह संस्कार के तरीके सोचे गए, अर्थात जो लोग मर रहे थे, मरे हुए जो बूढ़े हो जाने के बाद मर गए, उनके दाह के बारे में, उनके संस्कार के बारे में मनुष्यों के भीतर यह सोच पैदा हुआ। कहा गया, मिट्टी में शव को गाड़ने की प्रथा चली। अर्थात शुरू-शुरू में लोग, जो हमारे पूर्वज लोग थे, कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसको, उसके शव को क्या करते थे? तो जमीन में गड्ढा खोद करके गाड़ देते थे, जिसका साक्ष्य इस युग से मिलने लगते हैं। अभी भी देखिएगा तो हमारे यहाँ जो कुछ ऐसे धर्म हैं जिनमें मृत्यु उपरांत मनुष्यों को दफनाया जाता है, कुछ ऐसे धर्म हैं जिनमें जलाया जाता है। तो अभी भी हमारे युग में दोनों प्रकार की जो रीति-रिवाज है, वह अभी भी बरकरार है। कह रहा है कि 5वें अध्याय में क्या पढ़ना है हमको दोस्तों? तो कह रहा है कि 5वें अध्याय में आप हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। वही हड़प्पा संस्कृति जो सभ्यता का सोपान माना गया, जो पहला चरण माना गया, जब मनुष्य ने एक काफ़ी शानदार, अगर कहें तो एक नगर, हड़प्पा नगर भी आप इसको बोल सकते हैं, उस प्रकार के गाँव को बसाया जिसमें व्यापारिक नगरीकरण, अगर कहें तो पूर्ण रूपेण थी। जब मनुष्य ने अन्य अर्थों में सभ्य जीवन आरंभ कर लिया था, मगर लिपि विकसित न होने के कारण अपने इतिहास के लिखित साक्ष्य उन्होंने नहीं छोड़ा। पुरातत्व या जमीन के नीचे गड़ी वस्तुओं की खोज और अध्ययन से इस संस्कृति की विशेषताएं हम जानते हैं। अगर हमें हड़प्पा संस्कृति यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानना है, तो उसके लिखित साक्ष्यों को तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, जिसके चलते हड़प्पा संस्कृति के बारे में हम पूर्ण रूपेण नहीं जानते हैं। तो इसके बारे में जितना भी हमें जानकारी प्राप्त हुआ है, उन सभी जानकारियों का स्रोत मात्र एक जो पुरातत्व वस्तु रहे हैं, जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं, उन सभी को लिया जाता है। कहा गया कि पुरातत्व या जमीन के नीचे गड़ी वस्तुओं की खोज और अध्ययन से ही इस संस्कृति की विशेषताएं हम जानते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे। इसी तरह से अभी हम लोग को बहुत सारे 13 अध्यायों का हमको इसमें समालोचना को समझना है। कह रहा कि अब नगरों का विकास हुआ, यानी हड़प्पा सभ्यता जो थी एक नगर विशेषता सभ्यता थी। प्रशासन तंत्र का विकास हुआ, नगर निर्माण को योजनाबद्ध रूप, व्यापार, कला, धर्म आदि जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य ने एक उन्नत जीवन शैली को अपनाया। हड़प्पा सभ्यता में हम देख सकते हैं कि उस अगर कहें तो उस सभ्यता के लोग एक योजनाबद्ध तरीके से जीवन शैली चलाते थे। वे लोग कृषि का काम किया करते थे, सड़कें चौड़ी संपूर्ण पे काटती थी, नालियों का निर्माण अच्छे तरीके से किया गया था, योजनाबद्ध तरीके से अगर कहें तो अनाज रखने के घर बनाए गए थे। तो इन सभी को हम हड़प्पा सभ्यता से जोड़ सकते हैं। हालांकि अनेक मुहरों पर उनके लिखे लेख मिले हैं, लेकिन अभी तक उनको पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए हमें पुरातात्विक सामग्री पर ही निर्भर करना पड़ता है। जो हड़प्पा सभ्यता का काल रहा है ना दोस्तों, उसके जो भी साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं, वे सभी साक्ष्यों को अभी हम नहीं पढ़ पाए हैं, या कहें तो इतिहासकारों में उतनी
अभी ज्ञानता अगर कहें तो ज्ञान नहीं आया जो ज्ञान हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता सके। हालांकि छठे अध्याय में आप वैदिक काल के संबंध में पढ़ेंगे। तो अतीत से वर्तमान का जो छठा पाठ है दोस्तों, वह किसके बारे में है? तो वैदिक काल के बारे में है, जब वेदों का कहें तो रचना हुआ। क्या हुआ? वेदों की जब रचना की गई। वैदिक युग बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा है। वेदों की रचना हुई जो आरंभ में लिखित रूप में नहीं थे, इसलिए इनके लिए श्रुति शब्द का भी प्रयोग किया गया। कालांतर में इनको लिखा गया। हड़प्पा संस्कृति के विपरीत इस चरण के लिए वैदिक सभ्यता का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं कि जो वैदिक सभ्यता थी, जो वेदों की रचना की गई, उसका प्रयोग किस रूप में किया गया? तो श्रुति शब्द के रूप में किया गया। तो ऐसे ही अभी हम लोग को आगे भी चलना है। तो अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि अब धार्मिक और बौद्धिक रूप से मनुष्य एक उन्नत परिपक्व और सभ्य अवस्था में जा चुका था। जब वेदों का निर्माण हो चुका, उस समय मनुष्य जो था अपने आप को एक परिपक्व मनुष्य के रूप में ढाल चुका था। विकास का क्रम चलता रहा और पूर्व वैदिक से उत्तर वैदिक काल के बीच का जो जीवन काल, जो जीवन सरल रूप ज्यादा विकसित और जटिल बनता गया। यानी अर्थात हमारा जीवन जितना सरल होता गया उतना ही जटिल होता गया। आज के अगर समय में देखें तो हमारा जीवन जितना ही इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं पर आधारित होते गया है, उतना ही जीवन हमारा जितना सरल होते गया है ना, उतना ही हमारा जीवन कठिन भी होते गया है। कह रहा है 7वां अध्याय उस चरण को दर्शाता है जब भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन दोनों में हुई प्रगति का एक समवित रूप सामने आया। यानी भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन दोनों को जो समवित करके हमारे सामने अगर प्रकट किया, वह आपका जो अध्याय 7 है उसमें दिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। राज्यों के विकास का क्रम का आरंभ हुआ और इससे संबंधित सैनिक, प्रशासनिक और राजनयिक गतिविधियां आरंभ हुई। अर्थात 7वें अध्याय में हमें सैनिक के विषय में, प्रशासनिक ढांचे के विषय में, राजनयिक गतिविधियों के बारे में समझाया जाएगा। कह रहा है कि दूसरी ओर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न हुए। अर्थात सेम उसी समय धर्म के और दर्शन के क्षेत्र में भी नए नए विचार उत्पन्न हुए, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। कह रहे कि बौद्ध और जैन धर्म के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई, जिनका प्रभाव भारत ही नहीं विदेशों पर भी पड़ा। आज जितना बौद्ध धर्म हमारे भारत में नहीं माना जाता है, उतना हमारे भारत देश से अलग के देशों में माना जाता है बौद्ध धर्म को। कह रहा है कि इस बौद्धिक विकास के संबंध में आप 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। आपको शायद यह पता नहीं हो कि इस चरण में बिहार का, अर्थात आप जान सकते हैं कि हम लोग जिस क्षेत्र से हैं, बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। बिहार का क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमें बिहारी होने पे गर्व है, क्योंकि हमारा जो अतीत रहा है ना, वह एक गौरवशाली रहा है। आप मगध से जान सकते हैं, भगवान बुद्ध को जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ, जहां चंद्रगुप्त जैसे राजा हुए, चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ हुए, जो आर्यभट्ट जीरो का आविष्कार किए। तो ऐसे हमारा बिहार है और हम उस बिहार के वासी हैं। कह रहा है कि विश्व के प्रथम गणराज्य की और भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना बिहार में हुई। इसीलिए बिहार की जो अगर कहें तो बिहार पे हमें इसी तरह बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का केंद्र भी बिहार ही था। अध्याय 9 में आप मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ेंगे। वही मौर्य साम्राज्य जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा जन्म लिए। विशेषकर अशोक महान की उपलब्धियों से आप परिचित होंगे, जिसने पहली बार एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और भारत के पड़ोसी राज्यों जैसे से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। वहीं अशोक, सम्राट अशोक, जो भारत विदेशों तक भारत का ध्वज जो था वह फहरा के आया। हालांकि आगे चलकर इन्हीं संबंधों से भारत के सांस्कृतिक प्रभाव का विदेशों में विस्तार हुआ। हालांकि 10वां अध्याय में जो हम लोग पढ़ेंगे ना दोस्तों, चलिए 10वें अध्याय के बारे में हम जानते हैं कि आपके इस बुक में 10वें अध्याय में क्या है। कह रहा है कि 10वां अध्याय मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। वही मौर्य साम्राज्य जिसकी नींव चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक ने रखा था, उसका भी पतन हो गया। उसके पतन के बाद जो उसकी राजनीतिक स्थिति थी, उसको दर्शाता है आपका जो 10वां अध्याय है। वह विशाल साम्राज्य के स्थान पर अब छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य भारत में स्थापित हुए। जो मौर्य साम्राज्य था वह कई खंडों में बट गया और अब एक बड़े राजा की जगह पर छोटे छोटे क्षेत्रीय राजा उत्पन्न हुए। इनमें कुछ ऐसे भी राज्य थे जिसकी स्थापना विदेशी मूल के शासकों ने की थी। इसके फलस्वरूप सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया और समृद्धि हुई। इसी काल में दक्षिण भारत में भी सभ्यता के विकास के साक्ष्य मिलते हैं। आपको दक्षिण भारत में वहीं पढ़ सकते हैं जो हड़प्पा से अगर कहें तो जो दक्षिण भारत के जो
बहमनी साम्राज्य है, इसके साथ साथ और जो हरिहर और बुक्का के द्वारा जो विजयनगर की स्थापना की गई, उस साम्राज्य की विशेषताओं को भी आप पढ़ सकते हैं। 11वां अध्याय सुदूर क्षेत्रों में भारत के प्रभाव के विस्तार के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए सहायक है। आप यह जान सकेंगे कि किस प्रकार बौद्ध धर्म और उसके प्रभावहीन कला और शिल्प के क्षेत्र में नई परंपराओं का विकास हुआ। 12वें एवं 13वें अध्याय में आप भारत में होने वाली राजनैतिक, प्रशासनिक और आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे, जबकि अंतिम अध्याय में आप कुछ प्रमुख इतिहासकारों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात वे इतिहासकार जिन लोगों ने हमारे अतीत के बारे में दर्शाया है। कि बच्चों, उपयुक्त उदाहरणों से आपको यह अनुमान हुआ होगा कि इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। आप यह समझ चुके होंगे कि हमारे जीवन में इतिहास का क्या योगदान होगा। हमें अपने वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए, एक नव निर्माण करने के लिए अपने जीवन का, हमें अपने अतीत को समझना अति आवश्यक है। आपने देखा होगा कि मानव समाज के विकास का क्रम एक लंबे समय तक फैला है। इसमें उत्थान और पतन दोनों बारी बारी से प्रस्तुत होते हैं। जैसे मनुष्य जन्म लेता है तो मनुष्य को मरना भी स्वाभाविक है। इसके पीछे अनेक कारण होते हैं। इतिहास हमें उन कारणों का बोध कराता है और तभी हम अपने अतीत को जान पाते हैं। अतीत की जानकारी हमें अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करती है। यही कारण है कि इतिहास को समझना हमारे लिए क्या है, आवश्यक है और अनिवार्य भी। तो आप यह समझ चुके होंगे कि हम अपने जीवन को जानने के लिए, हमें अपने पूर्वजों को समझने के लिए सबसे जरूरी विषय वस्तु क्या है, तो इतिहास है, जिसको समझना हमारे लिए अति आवश्यक है। तभी हम अपने वर्तमान और भविष्य को क्या बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।